आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की दोस्तों बात करेंगे, ऑपरेशन फ्लड। व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। व्हाइट मतलब मिल्क, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, और फ्लड अरे भैया दूध की बाढ़ ले आओ जिससे भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाए। और आज हम सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन है। हम सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन है। भारत दूध का उत्पाद इस समय सबसे ज्यादा कर रहा है। और ये किस कारण हुआ? ये ऑपरेशन फ्लड, ये जो इनिशिएटिव लिया गया, ये व्हाइट रेवोल्यूशन जो हुआ, कमाल कर दिया। साथ ही साथ मैं ग्रीन रेवोल्यूशन और भारत के एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है वो भी बताता चलूंगा, कंपैरिजन बताऊंगा ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो इसको देखेंगे। वैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के मेरे सेपरेट लेक्चर भी आए हैं। हमने हर एग्जाम्स के लिए पेन ड्राइव कोर्सेज बनाए हैं। आप नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए और अपनी ड्रीम जॉब्स निकालिए। हम आपके साथ हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर की पीडीएफ और आप मुझसे सवाल मेरे फेसबुक पे @रिकनेक्ट, मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से है, आप वहां पे पूछ सकते हैं। ये जो लेक्चर है, ये जो डिस्कशन है, ये एक इंसान के बिना अधूरा है जिसका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जी हाँ, अगर हम इनकी बात करें, वैसे तो इनकी मैं सेपरेट बायोग्राफी लेके आऊंगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक जबरदस्त इंसान थे। इनका साइंटिफिक टेम्परामेंट एक अलग ही लेवल का था। भैया ये बॉक्सिंग करते थे, ये कैडेट भी थे, और उसके बाद इनको फिजिक्स से बहुत ज्यादा प्यार था। मैकेनिकल इंजीनियर बने ये, लेकिन सोशलिस्ट थे ये, काफी लोगों की दिक्कतों को समझते थे। और उसके बाद फिर इनका जो बिलियन लीटर आइडिया ऑपरेशन फ्लड ने भारत की जो किस्मत बदली है, और जो किसान एक्सप्लॉइट होते थे, रातों रात उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पहुंची है वो किसी से छुपा नहीं है। अमूल की सबसे पहले स्थापना हुई थी 1946 में, ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद आज अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड 28,000 करोड़ देता है। जी हाँ, 28,000 करोड़ का रेवेन्यू है उसका। तो आप समझ सकते हैं ना कि कितना ज्यादा ये जो बिजनेस है, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, ये कितना ज्यादा वल्नरेबल और प्रॉफिटेबल है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। वैसे भी हम भारतीय जो है दूध के बड़े दीवाने होते हैं सदियों से। भैया भगवान कृष्ण से हम तो दूध के जितने भी दूध से बनी हुई चीजें होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मक्खन, मलाई, घी, दही, कॉफी, चाय, ये सब हमको बड़ा पसंद है। ठीक है, लेकिन जोक्स अपार्ट, ऑपरेशन फ्लड जब लॉन्च हुआ था तो सबसे बड़ी चीज एक्सप्लॉयटेशन रुका फार्मर्स का। उस समय डेयरी फार्मर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। वो क्यों होता था वो आगे मैं बताऊंगा, वो रुका। दूसरी चीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी, इनकम बढ़ी, अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई। पास्चुराइजेशन एक टेक्निक उसमें से एक थी कि किस तरह से आप मिल्क को और ज्यादा प्यूरिफाई कर सकते हो। और आज अमूल किस लेवल पे पहुंच गया है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। घर घर में अमूल के पैकेट्स मिल्क आते हैं, और अमूल के प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा इस पूरे भारत में पसंद किया जाता है। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव बॉडी है, लोग आए मिलके उन्होंने बनाया। ये कमाल की बात है। तो जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो लोग जहां से आते हैं, जो उनके लीडर्स चुने जाते हैं, वो उसी की ही फील्ड से होते हैं। जैसे यहां पे डेयरी फार्मिंग के लिए अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई तो डेयरी फार्मिंग जो करते हैं उन्हीं को ही लाया गया। तो ये सबसे बड़ी, वही लोग तो चीज समझेंगे ना। ये नहीं हो पा रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर अगर क्षेत्र की बात करें दोस्तों। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इसको लॉन्च किया गया था। जी हां, ऑपरेशन फ्लड को ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद लॉन्च किया गया था। लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशियली तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, लेकिन बाद में बड़ी दिक्कतें उसमें भी शुरू होगी। और कृषि अगर क्षेत्र की बात करें तो इस समय बहुत बड़ी दिक्कत है। निश्चित तौर पे ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस था, लेकिन कृषि क्षेत्र हमारा इतना डेवलप नहीं हो पाया। और यही बार बार बोला जाता है, काफी कमिटीज भी ऐसी बोल चुकी हैं कि इसमें भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए। जो इस समय एपीएमसी का जो कंसेप्ट है ना, उसको हटा के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर, बहरहाल ऑपरेशन फ्लड में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। अमूल की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1946 में बेसिकली अमूल का जन्म होता है। दोस्तों क्या है कि इसकी स्थापना क्यों होती है, और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है कि हमको इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहिए, कोऑपरेटिव बॉडी। क्या हुआ कि भारत में एक डेयरी हुआ करती थी जिसका नाम था पॉल्सन। बाद में ये बंद हो गई जब अमूल इतना सक्सेस हो गया। ऑपरेशन फ्लड के बाद तो पूरी तरह से बंद हो गई। तो पॉल्सन डेयरी के पास मोनोपोली थी। इन 1900 या 1915 में आई गेस इसको स्टैब्लिश किया गया था। आप देख लीजिएगा थोड़ा। पॉल्सन जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती थी। सरकार ने इनको अथॉरिटी दी थी। किसान जो है, जो डेयरी फार्मर्स है, वो किसी को चीजें बेच नहीं सकते, ये पॉल्सन को ही बेचेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 1939 में शुरू होता है। इन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन किए।
अब क्या है कि जाहिर सी बात है कि पॉल्सन जो है वो इसमें काफी घपला करती होगी, ऑफिशियल्स इसमें काफी इन्वॉल्व होंगे, तभी तो इतना ज्यादा फेवर है ना। मोनोपोली एक तरह से इस डेयरी की स्टैब्लिश हो गई, तो जहां पे मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाती है एक्सप्लॉयटेशन वहीं से शुरू हो जाता है। तो किसानों का यहाँ पे भर भर के एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, उनको पैसा नहीं मिलता था। ये डेयरी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जा रही थी, लेकिन किसान नीचे जा रहे थे। यहां पे 3 लोग का सबसे बड़ा काम है, 3 लोगों ने कमाल कर दिया। सबसे पहले थे फार्मर लीडर त्रिभुवन दास पटेल, दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इनकी मैं क्या बात करूं, इनकी तो बायोग्राफी मैंने पूरी रिव्यू की हुई है। वन ऑफ द आइडल्स ऑफ माइंड, भैया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी अभी बना 31 अक्टूबर को, बहुत ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा वर्गीय। और तीसरे डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन। तो ये 3 दोनों का जो ग्रुप था ना, इसने कमाल कर दिया। सरदार पटेल हमेशा से ही चाहते थे कि एक कोऑपरेटिव बॉडी बने जो इसको पूरा देखे। अब ये उस समय तो सरकार के पास कोई ताकत थी नहीं, लेकिन आजादी के बाद तो सरकार के पास ताकत आ गई, डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब इसने कमाल कर दिया, जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, देखिए कोई भी चीज अगर सरकार की स्क्रूटिनी में रहेगी, पूरा सरकार का उस पर आधिपत्य रहेगा, तो फिर वो कैसे ग्रो कर पाएगी। अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ज्यादा ईमानदारी उसमें ना हो, जो कि नहीं होती है, तो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो क्या है कि सरकार ने इसको डिसेंट्रलाइज किया और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया 1946। वैसे तो जो शुरू में इसका नाम था, आप याद रखिएगा, कायरा डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, बाद में इसको अमूल ही बोला गया, अमूल बाद में बनी। और ये जो आनंद है, ठीक है, ए फॉर आनंद, तो ये आनंद कोई इंसान नहीं है, याद रखिएगा, ये आनंद जगह का नाम है। यहां पे इसका हेडक्वार्टर्स है गुजरात, और इस समय सबसे प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, जी हां, अमूल। और जैसा कि मैंने बताया भैया, घर घर में अमूल के दूध, आज पैकेट दूध हर जगह हर कोई यूज करता है, तो ये चीज है। अब जैसा कि मैंने बताया कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, सारा काम खत्म हो जाएगा, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। इन्होंने बात मानी और कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, और उसके बाद फिर मास लेवल पे जो प्रोडक्शन किया इन्होंने, वो देखने लायक थी। दोस्तों, इसका दूसरा पहलू क्या है, इसी के ही बेसिस पे लॉन्च किया गया ऑपरेशन फ्लड। जी हां, ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो 1970 में इसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका प्रोजेक्ट था और लॉन्च किया गया 1970 में। कमाल की बात यह है कि अगले आने वाले कुछ सालों में, कुछ डेकेड्स में, यही ऑपरेशन फ्लड भारत की किस्मत को चमकाने वाला था, क्योंकि हम तो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाले थे। अब इस ऑपरेशन फ्लड बेसिकली ये 3 पॉइंट प्रोग्राम था, इसमें ये 3 फेज में स्कीम को लॉन्च किया गया था, फेज 1, फेज 2, फेज 3, अभी आगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो इसके ऑब्जेक्टिव थे, एक एक ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया गया, क्योंकि इसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी बहुत थी और लीडरशिप बड़ी कमाल की थी। डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए थे। तो जब डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन का इतना बड़ा एक्सपीरियंस काम आया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब क्या थे कि आपको पता होना चाहिए, मतलब पता ही होगा, पता होना क्या चाहिए, आई एम सॉरी, 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी, तो भारत उस समय बच्चा था, हमको रिफॉर्म करना जरूरी था, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और सर्विस तो समय आया नहीं था। तो क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, पहले तो ग्रोथ अच्छी थी, हम अच्छा कर रहे थे, लेकिन भारत 2 वॉर लड़ता है, एक चाइना से, एक पाकिस्तान से। 65 के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री 65 के दौरान प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो पूरा बल देते हैं 2 चीजों को, किसान, जवान, सोल्जर्स और फार्मर्स, जय जवान जय किसान। अब यहां पे सोल्जर्स को तो पूरी तरह सपोर्ट है, लेकिन किसानों का उस समय भी आजादी के बाद तक बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, दिक्कतें बहुत थी, एक्सप्लॉयटेशन नहीं, मतलब दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। इसके लिए लॉन्च क्या किया गया, एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s, उसके बाद 65 में तो इसने कमाल ही कर दिया, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। ड्रॉट्स जो है, क्योंकि जब आपको ये पता ही होगा कि इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था, भारत गेहूं को इंपोर्ट करता था, मना कर दिया था अमेरिका ने देने के लिए, वीट को हम नहीं करेंगे इंपोर्ट, क्योंकि भैया वो पाकिस्तान फ्रेंडली ज्यादा था। तो यहां पे लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कोई बात नहीं, मत दो, ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। घर घर में उन्होंने बोला था कि हर घर अपने छत पे खेती करे, घर में खेती हो, तो इससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा गेहूं का, तो कमाल। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन जब लॉन्च किया, फुल फ्लेजेड ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसने भी कमाल किया। इसी के ही तर्ज पे सक्सेसफुली ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया। ऑपरेशन फ्लड को, इसमें हमको दूध को टारगेट करना था, ठीक है, यहां पे हमको दूध को देखना था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप था, तो ये चीज थी। अमूल इससे पहले बन चुका था, और अमूल को एज अ बेस, एज अ सक्सेस मॉडल इसको देखा गया कि जिस तरह से अमूल आज इतना सक्सेस है, ये व्हाइट रेवोल्यूशन भी, ऑपरेशन फ्लड भी
उतना ही सक्सेस होगा। तो बेसिकली इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे। सबसे इंपॉर्टेंट, दूध के उत्पाद को बढ़ाओ, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, और ये हुआ भी, रिकॉर्ड लेवल पे हो गया, कमाली हो गई। उसके बाद जो डेयरी फार्मिंग में एसोसिएटेड है, जो गांव में है, भैया भारत तो कृषि प्रधान देश है, भारत की आत्मा ही गांव में बसती है, इनकी इनकम्स को बढ़ाओ। अब इनकी इनकम्स कैसे बढ़ेगी? सब कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जब ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस होगा, अच्छा क्वालिटी से प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रॉपर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर एजुकेशन जब इंपार्ट की जाएगी, तो अपने आप ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। और फाइनली जो सबसे बड़ी दिक्कत इस समय भारत के कृषि क्षेत्र में है, फेयर प्राइस। जी हां, आपको पता है कि किसानों को फेयर प्राइस नहीं मिलता है। यही वहां पे भी हो रहा था जब ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन के पहले भी फेयर प्राइसेस नहीं मिलते थे, मोनोपोली थी। कृषि क्षेत्र की बात करें तो यहां पे भी यही थी। क्या सर आप कृषि क्षेत्र ले आते हो, आप दूध की बात करें, आप कृषि ले आए? अरे भैया 360 डिग्री नॉलेज रखो, ऐसा विजन बनाओ ताकि, वैसे भी नॉलेज नेवर हर्ट्स, और कनेक्टिंग द डॉट्स, जब तक ये एबिलिटी नहीं होगी तब तक चीजें कैसे आपको समझ में आएंगी? बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। नॉलेज दे रहा हूं, उसको ग्रहण कीजिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, एपीएमसीज मंडीज हैं। मैं ये कंपेयर कर रहा हूं, याद रखिएगा, एपीएमसी मंडीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। अब ये क्या है भैया, ये बेसिकली किसानों को बचाने के लिए इन सारी कमिटीज को तैनात किया गया था, लेकिन बाद में यही सबसे बड़ी दुश्मन हो गई। क्यों दुश्मन हो गई? किसानों को कभी भी प्रॉपर प्राइस मिल ही नहीं पाता है, इसीलिए सरकार बोलती है ना कि कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एमएसपी देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर जरा सा भी प्राइस का फ्लक्चुएशन हुआ हम सब कुछ खरीद लेंगे। लेकिन किसानों को यह पता ही नहीं चलता है। बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें इतना फिलहाल नहीं जाऊंगा। किसानों को पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? बीच के जो बिचौलिए होते हैं ना, ये खेल खेल जाते हैं। ये क्या होता है कि देखिए, उतनी दूर तो किसान मंडीज काफी दूर पे होती हैं, एपीएमसी मंडीज या एफसीआई का ऑफिस जो प्रोक्योर करती है सब कुछ, तो उतनी दूर तो जाएगा नहीं किसान। तो वहां पे एजेंट्स आते हैं और एजेंट्स उनको कुछ भी प्राइस बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, और सब कुछ पैसा ऐड के ऊपर से टैक्स सब कुछ ले जाते हैं। तो बेसिकली एपीएमसी इसीलिए तो बोला है ना कि रिफॉर्मेशन कर दो। इसका बहुत ही बेहतरीन अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ई नैम, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कर दो, लेकिन उससे भी बचने के तरीके निकल गए हैं। अब यहां पे कई कमिटीज ने यह बोला है कि आप जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेशन फ्लड के दौरान बनाई थी, वैसे एग्रीकल्चर क्षेत्र में बना दो। लेकिन कोई सुने तो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो धूल खा रही है, उसकी रिपोर्ट्स मान नहीं रहे हैं। रिपोर्ट्स की जो रिकमेंडेशंस थी, पता नहीं क्या होगा, कब होगा, लेकिन इसको होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तभी होगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑपरेशन फ्लड में। तो ये चीज थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों ऑपरेशन फ्लड जो है वो इतना सक्सेसफुल रहा और हम एग्रीकल्चर को इतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके इंप्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 3 फेज में इसको लॉन्च किया गया। सबसे पहले पहला दशक, एक फेज में 1 दशक को हम टारगेट करेंगे। ये बेसिकली 30 साल का पूरा प्रोग्राम था, 1970 से लेकर 1980 तक। बेसिक चीजों को सबसे पहले टारगेट करो। उस समय भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। यूरोपियन यूनियन खुश हुआ, हम फाइनेंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि मिल्क पाउडर या जो मिल्क से बनने वाली चीजें हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं, उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसको ज्यादा प्रोड्यूस करो। 18 इंडिया के प्रीमियर शहरों में ये लॉन्च किया गया था। मेजर मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पहले ये लॉन्च किया गया था। पहले तो ऐसा पायलट प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर ये पूरे देश में लॉन्च कर दिया गया था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है और यहां पे इसको लॉन्च किया गया था। कनेक्शन भी बहुत ही जबरदस्त था, कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया था। हेड कौन कर रहे हैं इसमें? जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर्स थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की देख में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। अब क्या है, अगर हम फेज 2 की बात करें दोस्तों, तो अब यहां पे एक्सपेंशन। दोस्तों क्या है कि पहले कोई भी चीज अगर लॉन्च होती है तो उसका इनिशियल टारगेट होता है हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमको उसको कैपिटलाइज करना है। यहां पे भारत को समझ में आ गया था कि दूध से किस तरह से और ज्यादा इसको एक्सपैंड किया जाए, दूध की चीजों को और अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। फेज 2 क्या है, इसको एक्सपैंड करो। अर्बन मार्केट जितने भी हैं वो बहुत वल्नरेबल है, हम वहां टारगेट करेंगे। तो जितनी भी चीजें हैं वो इन मार्केट्स तक पहुंचाओ और मिल्क शेड जहां पे सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं उसको 18 से 136 करो। आउटलेट्स जहां पे इसको पहुंचाना है उसको बढ़ाओ। तो बेसिकली ये एक्सपेंशन था। घर घर में, शहर शहर में, विलेज में हमारी पहुंच जो है वो होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं ये वूपिंग आंकड़ा जो है, ठीक है, इट्स अ वूपिंग, कितना जबरदस्त ये, इतने सारे मिल्क प्रोड्यूसर को कवर किया गया था, इतने सारे।
और जब आप इतने लोगों को, जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं, मुझे लगता है शायद ही इसमें कोई छूटा हो, जितने डेयरी फार्मर्स हैं 43,000 विलेज के जितने भी डेयरी फार्मर्स, अगर आप उनको कवर करेंगे तो इसको तो सक्सेस होना ही है। इसीलिए, और आप जरा प्रोडक्शन देख लीजिए, 1,40,000 टन्स का प्रोडक्शन हुआ था, टन्स की बात कर रहा हूं 1989 तक। तो ये कमाल कर दिया था इन्होंने। ऑपरेशन फ्लड एक बहुत बड़ा सक्सेस हुआ था, और उसके बाद फिर फाइनली फेज 3 1985 से लेकर 1996 तक, इसमें भी पूरा एक्सपेंशन था, और ज्यादा इसको एक्सपैंड करो और ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, और उसके बाद फिर 1996 खत्म होते होते भारत का जो प्रोडक्शन है दूध का, वो डबल हो गया था। तो ये चीज थी दोस्तों। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। 3 फेज में इस लेक्चर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। बाकी आपको खुद भी सर्च करना है, देखिएगा, और इसमें कोई भी सवाल आपको जुड़ा हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। आप देख सकते हैं ना कि अगर कोई भी स्कीम या कोई भी इनिशिएटिव जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से लॉन्च किया जाए, उसमें अच्छे लीडर्स बैठाए जाए, तो कितना वो सक्सेस होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कृषि क्षेत्र में ये नहीं हो पा रहा है। अब उसके अलग अलग रीजन है, टेक्निकल रीजन है। वैसे आप मेरा ग्रीन रेवोल्यूशन का लेक्चर देखिएगा, कुछ समझ में आएगा। इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अगर आप चाहते हैं मैं और भी रेवोल्यूशंस जितने भी आए हैं, पिंक, ब्लू, इसको भी कवर करूं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑन माय फेसबुक प्रोफाइल। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।